मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, गर मिल जाए दरिया तो समंदर की तलाश कर, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश कर। नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निश्चित रूप से प्रयासरत होंगे। मैं आपका दोस्त दैनिक समसामयिकी की सीरीज लेकर आपके बीच में उपस्थित हूं। उम्मीद है आपको इस सेशन पसंद आ रहा होगा। डेली की तरह आपसे यही गुजारिश रहेगा कि सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहें। यह सेशन आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होने वाला है। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें और देखें महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह सीरीज। देखिए, पहला प्रश्न अत्यंत लाभकारी होगा। दिया गया है, हाल ही में चर्चा में रहे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब और यहां कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल राज्य अपना स्थापना दिवस कब मनाते हैं? तो देखिए, पहला दिया गया है 1 नवंबर, दूसरा 31 अक्टूबर, तीसरा दिया गया है 20 अक्टूबर, चौथा दिया गया है 5 अक्टूबर। यहां जो हमारा सही विकल्प है, विकल्प नंबर ये सही होगा। ये सारे राज्य जो हैं 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। अब इन राज्यों से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, अगर हम उनको देखें तो हमारे लिए लाभकारी सिद्ध होगा। अगर हम बात करें मित्रों मध्य प्रदेश की, बात करें कर्नाटक की, बात कर लें यहां आंध्र प्रदेश का और बात कर लें यहां केरल राज्य, केरल का, तो ये 4 राज्य जो हैं दोस्तों, इन 4 राज्यों का गठन 1 नवंबर 1956 ईस्वी को किया गया था। साथ ही साथ यहां एक आयोग का आपको ध्यान रखना है, फजल अली आयोग के सिफारिश पर 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। इनमें से आपको ध्यान रखना है कौन है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल। अगर हम बात करें अन्य की तो आपको ध्यान रखना है कौन कौन से? आपको याद रखना है पंजाब और हरियाणा राज्य का गठन दोस्तों, ये 1 नवंबर 1966 को, जबकि लास्ट जो आपका छत्तीसगढ़ दिया गया है दोस्तों, छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर सन 2000 में किया गया था। अब यहां से कुछ और जानकारियां हैं, जैसे अगर हम इन राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री देखें तो यहां से भी प्रश्न बनते हैं। अगर हम मध्य प्रदेश के बारे में सबसे पहले बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। क्या है मित्रों? भोपाल है। और शिवराज सिंह चौहान जी जो हैं यहां के मुख्यमंत्री हैं, और मंगू भाई पटेल जी जो हैं यहां के राज्यपाल हैं। अगर हम बात करें यहां कर्नाटक की दोस्तों, तो आपको याद रखना है बेंगलोर जो है यहां की राजधानी है, और यहां के जो मुख्यमंत्री हैं तो बासो बोमई जी हैं, और राज्यपाल के रूप में थावर चंद गहलोत जी जो हैं यहां के राज्यपाल हैं। अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की दोस्तों, तो आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश के बारे में जगन मोहन रेड्डी जो हैं यहां के मुख्यमंत्री हैं, और राज्यपाल के बारे में बात करें तो विश्वभूषण हरिचंद्रन जो हैं यहां के राज्यपाल हैं, और अमरावती जो है दोस्तों ये यहां की राजधानी है। अगर हम बात कर ले यहां केरल की, तो आपको याद रखना है केरल राज्य की राजधानी जो है ये तिरुअनंतपुरम है, और मुख्यमंत्री के रूप में पिनरई विजयन है, और राज्यपाल के रूप में आरिफ मोहम्मद खान जी जो हैं यहां के राज्यपाल के रूप में हैं। अब अगर हम बात कर ले यहां पंजाब की और हरियाणा की, तो आपको हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ जो है दोस्तों ये यहां की राजधानी है, और यहां के हरियाणा के मुख्यमंत्री जो हैं ये मनोहर लाल खट्टर जी हैं। साथ ही साथ राज्यपाल के बारे में बात करें तो आपको याद रखना है बंडारू दत्तात्रेय जो हैं यहां के राज्यपाल हैं। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, और यहां के मुख्यमंत्री जो हैं
ये भूपेश बघेल जी हैं, और अनुसुईया उइके जो हैं यहाँ की राज्यपाल के रूप में हैं। अब बात करते हैं पंजाब की, तो पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? तो भगवंत मान है, और राज्यपाल के रूप में बनवारी लाल पुरोहित जी जो हैं यहाँ के राज्यपाल के रूप में हैं। आपको इतनी चीजें जरूर याद रखना है। अगर हम यही 31 अक्टूबर के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय एकता दिवस और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पूर्ण तिथि कब मनाई जाती है? तो 31 अक्टूबर को। अगर हम बात करें 20 अक्टूबर की, तो विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 20 अक्टूबर को, जबकि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के बारे में बात करें तो 29 जून को पीसी महालनोबिस की स्मृति में मनाया जाता है। अगर 5 अक्टूबर के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 5 अक्टूबर 2009 को डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था, और 5 अक्टूबर को ही अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़े और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखें। हाल ही में मानगढ़ धाम किस राज्य में स्थित है जिसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है कला और संस्कृति के दृष्टिकोण से। तो आपको ध्यान रखना है, पहला दिया गया हरियाणा, दूसरा राजस्थान, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा गुजरात। यहां जो सही विकल्प हमारा होगा विकल्प नंबर बी सही होगा, मानगढ़ धाम जो है ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये राजस्थान राज्य से संबंधित है, और यहां से आपको ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। अब अगर राष्ट्रीय स्मारक की बात हो रही है तो आपको याद रखना है कि द्वितीय जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से किस स्थल को जाना जाता है? तो द्वितीय जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से मानगढ़ स्थल जाना जाता है। लगभग यहां 1500 व्यक्ति जो हैं अंग्रेजों के द्वारा गोलियों से भून दिए गए थे। अगर हम बात करें यहां राजस्थान से, तो आपको राजस्थान से याद रखना है कि राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर जो है यहां की राजधानी है, और इसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, अगर हम अन्य योजनाओं से राजस्थान से संबंधित देखें तो आपको जरूर याद रखना है कि चिरंजीवी योजना का संबंध किस राज्य से है? तो आपको याद रखना है ये राजस्थान राज्य से संबंधित है। बोल्ड योजना, साथ ही साथ आपको याद रखना है अनुकृति योजना। ये सारी योजनाएं जो हैं ये राजस्थान राज्य से संबंधित हैं। अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के बारे में बात करें तो अशोक गहलोत जी जो हैं यहां के मुख्यमंत्री हैं, और राज्यपाल जी के बारे में बात करें तो आपको याद रखना है राज्यपाल के रूप में कौन है? तो आपको यहां याद रखना है कलराज मिश्र। कौन है मित्रों? कलराज मिश्र जो हैं यहां के राज्यपाल के रूप में हैं। अब यहां मानगढ़ से और द्वितीय जलियांवाला बाग से हत्याकांड से बात हो रही है, तो आपको जरूर याद रखना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां से संबंधित है? तो पंजाब राज्य से संबंधित है, और यह घटना कब घटा था? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और यहां से आपको ध्यान रखना है हरियाणा से संबंधित जानकारी के रूप में राखी गढ़ी जो कि हड़प्पा सभ्यता स्थल से संबंधित है, किस नदी के तट पर? घग्गर नदी के तट पर स्थित था, और आपको याद रखना है कि इसे सबसे बड़ा स्थल के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा की गई है। अगर हम महाराष्ट्र राज्य से बात करें तो हाल ही में एकनाथ शिंदे जो हैं यहां के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ लिया है, और उप मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस ने शपथ लिया है। साथ ही साथ भारत के सबसे कम उम्र के विधानसभा अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राहुल नार्वेकर हैं, और ये किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित हैं। अगर हम बात करें गुजरात की तो एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है मोटेरा गांव जो है दोस्तों ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उद्घाटन किया गया है, और ये भारत का
पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित गांव के रूप में किसे चुना गया है? तो ये मोटेरा गांव को चुना गया है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में चर्चा में रहा फ्रेंच ओपन बैडमिंटन का खिताब किसने जीता है? तो यहां देखिए पहला दिया गया सात्विक साईराज, और यहां आपको एक जोड़ लेना है चिराग सेट्ठी और सात्विक साईराज। दूसरा दिया गया कार्लोस अलकराज, तीसरा दिया गया है विक्टर एक्सेलसन और चौथा लक्ष्य सेन। यहां प्रश्न गलत होने की संभावना अत्यंत है, तो आप जरूर इसको ध्यान दें कि फ्रेंच ओपन या बैडमिंटन से संबंधित है और इसका नाम जो है फ्रेंच ओपन 750 के नाम से भी जाना जाता है। और इसका पहला खिताब युगल के रूप में किसने जीता है? तो भारतीय खिलाड़ी हैं बैडमिंटन के सात्विक साईराज, और चिराग ने युगल श्रेणी में यह खिताब जीता है। अब बात हो रही थी फ्रेंच ओपन बैडमिंटन की, तो यहीं से जो कंफ्यूजन होने वाली स्थिति है उसको हम लोग समझ लें। हम लोग टेनिस के क्षेत्र में 4 ग्रैंड स्लैम के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये 4 ग्रैंड स्लैम कौन कौन से हैं, और यहां से लगातार प्रश्न बनते हैं। पहला आपका है ऑस्ट्रेलिया ओपन। क्या है मित्रों? ऑस्ट्रेलिया ओपन है, और ये साल का पहला ग्रैंड स्लैम होता है। और 2022 के बारे में बात करें तो एकल में किसने जीता है? तो राफेल नडाल ने जीता है, और ये किस देश से संबंधित है? स्पेन से संबंधित है। अगर बात करें एकल महिला में किसने जीता है? तो एशले बार्टी। कौन मित्रों? एशले बार्टी हैं, और ये किस देश से संबंधित हैं? ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित हैं, आपको याद रखना है। अगर हम बात करें दूसरा कौन सा होता है, तो दूसरा जो है ये फ्रेंच ओपन होता है। क्या होता है? फ्रेंच ओपन होता है। और 2022 का खिताब किसने जीता है? पुनः राफेल नडाल ने जीता है। और अगर हम बात करें कि विश्व में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी कौन है, तो ये राफेल नडाल हैं, जिन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम जीता है। अगर हम बात करें तो राफेल नडाल के बाद महिला में अगर बात करें तो ईगा स्वेटेग ने जीता है, और ये पोलैंड से है। कहां से है दोस्तों? पोलैंड से है। पोलैंड की राजधानी वार्सा है। अगर बात करें विंबलडन 2022 का खिताब किसने जीता है? पुरुष एकल वर्ग में, तो आपको याद रखना है नोवाक जोकोविच हैं। ये कहां से संबंधित हैं? ये सर्बिया से संबंधित है, सर्बिया से। और महिला वर्ग की बात करें तो अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसको अंडरलाइन कर लें, एरीना रीवाकीना है। इन्होंने महिला वर्ग में जीता है विंबलडन 2022 का खिताब। ये कजाकिस्तान की हैं, तो पहली कजाक महिला और पहली एशियाई महिला। आपसे दोनों तरह से पूछा जा सकता है कि पहली एशियाई महिला कौन है या पहली कजाक महिला कौन है। और साल के अंत में जो होता है यह यूएस ओपन होता है। क्या होता है? यूएस ओपन होता है, जो कि 2022 का यूएस ओपन जो है ये पुरुष वर्ग में कार्लोस अलखराज ने जीता है। और महिला वर्ग में पुनः एक बार ईगा स्वेटेग ने जीता है, और ये इनका तीसरा ग्रैंड स्लैम है, और ये पोलैंड देश से संबंधित है। कहां से? पोलैंड देश से संबंधित है। ये महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें कि विश्व में नंबर एक टेनिस खिलाड़ी वर्तमान में कौन है, तो ये कार्लोस अलखराज है पुरुष वर्ग में। और अगर महिला वर्ग में बात किया जाए तो ईगा स्वेटेग जो है विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी हैं महिला वर्ग में। यहां 2 प्रश्न और भी याद रखना है कि फ्रेंच ओपन 750 जो युगल में है, तो ये सात्विक साईराज और चिराग ने जीता है। लेकिन अगर कहीं आपसे एकल वर्ग में पूछ लेगा या प्रश्न, तो आप यहां गलत मत करिएगा। इसका आंसर जो होगा ये विक्टर एक्सेलसन है। ये किस देश के खिलाड़ी हैं? ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। कहां के हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं। यहां से आपको ध्यान ये रखना है, लक्ष्य सेन से भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है, तो लक्ष्य सेन ने जीता है।
परंतु अगर यहां ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप की बात की जाए तो आपको ध्यान रखना है इसका विजेता भी विक्टर एक्सेल सेन रहे हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। इसी क्रम में आइए हम लोग आगे बढ़े और अगला देख लें। हाल ही में चर्चा में रहा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को किसने लॉन्च किया है? तो देखिए पहला दिया गया है एसबीआई, दूसरा दिया गया है एचडीएफसी, तीसरा दिया गया है आरबीआई, चौथा दिया गया है पीएनबी। यहां अत्यंत महत्वपूर्ण है या तो आपको ध्यान रखना है इसका सही आंसर जो होगा ये आरबीआई होगा। अब सबसे पहले ये जाने कि डिजिटल बैंक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो है इसे शॉर्ट में कहा जाता है सीबीडीसी। क्या कहा जाता है? सीबीडीसी। और किसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया? तो आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया। और यह भारत का पहला डिजिटल करेंसी है, भारत का पहला डिजिटल करेंसी का नाम क्या है? तो आपसे सीधे सीधे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत के पहले डिजिटल करेंसी का नाम क्या है, तो वहां तमाम सारे डिजिटल करेंसियां हैं उनका नाम दिया जाएगा, जैसे बिटकॉइन है, ये सारे आपको दिए जाएंगे। तो आपको जरूर ध्यान रखना है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जिसे सीबीडीसी के नाम से जाना जाता है, यह भारत का पहला डिजिटल करेंसी है। और यह कितने मोड में? 2 मोड में इसे जारी किया गया है। पहला क्या है? सीबीडीसी होलसेल है और इसमें बड़े व्यापारियों से संबंधित जानकारी है। साथ ही साथ दूसरा सीबीडीसी जो है ये रिटेल के लिए या फुटकर के लिए इसका उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया गया है। और किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। अब यहीं पर ध्यान देना है कि आरबीआई जो है एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में है, लगातार यहां से प्रश्न बनते हैं। तो हम आरबीआई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लें। अगर हम बात करें आरबीआई का गठन किस आयोग की सिफारिश पर किया गया था? तो यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर आरबीआई का गठन किया गया था। अगर बात करें अधिनियम कौन सा है, तो अधिनियम दोस्तों 1935 स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। अगर हम बात करें इसके पहले गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो ओसबॉर्न स्मिथ जो है मित्रों ये पहले गवर्नर थे। और भारतीय के रूप में अगर बात करें तो सीडी देशमुख जी को नियुक्त किया गया था। उस दौरान इसका मुख्यालय कहां था? तो कोलकाता जो है मित्रों इसका मुख्यालय था। यह प्रश्न पूछा जाता है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1 जनवरी 1949 को किया गया था। और वर्तमान में 25वें गवर्नर कौन है भारत के? तो आपको याद रखना है शक्तिकांत दास जी आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। और वर्तमान में आरबीआई का मुख्यालय कहां है? मुंबई में वर्तमान में इसका मुख्यालय है। ये सारी जानकारियां आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होंगी, आप इनको जरूर याद रखें। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में रक्षा मंत्री ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सुयोग पुल का उद्घाटन किया? अब यहां देखिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला प्रश्न तो यही बन सकता है कि सुयोग पुल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया। अब अगर हम विकल्प को ध्यान दें तो दिया गया है जम्मू कश्मीर, दूसरा दिया गया है लेह लद्दाख, तीसरा दिया गया हिमाचल प्रदेश, चौथा सिक्किम। यहां जो सही हमारा विकल्प होगा, विकल्प नंबर बी सही होगा। लेह लद्दाख में राजनाथ सिंह जी द्वारा, जो कि भारत के रक्षा मंत्री हैं, इनके द्वारा सुयोग पुल का उद्घाटन किया गया। अब यहां एक कितना मीटर है? तो 120 मीटर इसकी लंबाई है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो रक्षा क्षेत्र में सामरिक मजबूती जो है यह इसका मुख्य उद्देश्य है। अगर हम बात करें किस संस्थान के द्वारा इसे बनाया गया है, तो बीआरओ के द्वारा। किसके द्वारा? बीआरओ के द्वारा बनाया गया। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका फुल फॉर्म है। अगर हम बात कर लें यहां लद्दाख से संबंधित, तो आपको ध्यान रखना है लेह लद्दाख या आप कह लें कि जम्मू कश्मीर नए केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इनका गठन कब किया गया? तो यह डेट अत्यंत महत्वपूर्ण है। 31 अक्टूबर 2019 को लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में गठन किया गया। धारा 370 जिसे अनुच्छेद
370, अनुच्छेद 370 के हटाने के बाद। अगर हम यहां लद्दाख से संबंधित जानकारी को देखें तो लद्दाख से ही संबंधित है अक्साई चिन्ह, अक्साई चिन्ह, अक्साई चिन्ह संबंधित है, जो कि चीन और भारत के बीच में विवादित स्थल के रूप में रहा है। और हाल फिलहाल के दिनों में ही भारत के 14 जवान यहीं पर शहीद हुए थे, और उस घाटी का नाम आपको ध्यान रखना है गलवान घाटी। कहां मित्रों? गलवान घाटी। और इसका एक मुख्य कारण रहा है कि भारतीय सैनिकों की जो संसाधन है उनका समुचित संसाधन उन स्थलों तक ना पहुंच पाना, यह मुख्य कारण रहा है। और जिसकी प्रतिपूर्ति के लिए क्या बनाया गया है? श्योक पुल का निर्माण किया गया है। और किसके द्वारा? बीआरओ के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। अगर हम बात कर ले यहां भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है, तो आप जरूर ध्यान रखें मैक मोहन रेखा। मैक मोहन रेखा जो है दोस्तों, यह भारत और चीन के मध्य में है। अगर यही भारत और पाकिस्तान के बारे में बात कर ले तो भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा जो है यह स्थित है। और भारत और अफगानिस्तान, भारत और अफगानिस्तान की बात कर ले तो यहां पर डूरंड रेखा जो है यह स्थित है। और भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सी रेखा है? विभाजक रेखा। तो इसे जीरो लाइन के नाम से जाना जाता है, जीरो लाइन के नाम से जाना जाता है। बात हो रही थी लेह लद्दाख की, तो आप ध्यान रखें हाल ही में लद्दाख ने अपना राष्ट्रीय पशु घोषित किया है। किसे घोषित किया है? हिम तेंदुआ, या इसे स्नो लेपर्ड के नाम से जाना जाता है, इसे घोषित किया है। अगर बात करें भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, तो हेमिस हाई नेशनल पार्क जो है यह भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। यहीं पे छोटा कौन सा है, तो साउथ बटन है, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। अगर हम बात करें लद्दाख राज्य के उपराज्यपाल कौन है, तो राधा कृष्ण माथुर जी जो हैं यहां के उपराज्यपाल के रूप में है। दो फेस्टिवल हैं, आपसे पूछा जाता है लोसर महोत्सव या स्पुतनिक गस्टर महोत्सव का आयोजन कहां किया जाता है, तो ये लद्दाख राज्य में इसका आयोजन किया जाता है। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, आपको जरूर याद रखना है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में चर्चा में रहा किस देश के द्वारा महिला और पुरुष क्रिकेटरों को टेस्ट मैच की फीस बराबर दिए जाने की घोषणा किया गया है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और महिला और पुरुष में जो समानता है इसके लिए यह उठाया गया कदम है, सराहनीय कदम है। तो आपको जरूर इस प्रश्न को ध्यान देना है। तो देखिए, पहला दिया गया ऑस्ट्रेलिया, दूसरा दिया गया पाकिस्तान, तीसरा दिया गया श्रीलंका, चौथा दिया गया भारत। तो यहां जो सही विकल्प हमारा है, यह भारत के द्वारा ऐसी घोषणा की गई है। बीसीसीआई के द्वारा घोषणा की गई है कि जो पुरुष क्रिकेटर हैं और महिला क्रिकेटर हैं, इनके टेस्ट की फीस होगी, ये पहले असमान थी, इसको समान किया गया है। ये 15 लाख दोनों लोगों को बराबर दिए जाने की घोषणा की गई है। किसके द्वारा? बीसीसीआई के द्वारा। अब यहां बीसीसीआई से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी याद रखें। अगर बात करें स्थापना की दोस्तों, तो ये चर्चा में भी रहा है। तो स्थापना इसकी 1928 ईस्वी में हुआ है, और इसका मुख्यालय मुंबई, या कहीं कहीं आप देखेंगे वानखेड़े स्टेडियम दिया रहता है, तो मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम इसका मुख्यालय है। अगर बात करें इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, किसके स्थान पे? सौरव गांगुली के स्थान पे रोजर बिन्नी जो हैं ये नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। किसके? बीसीसीआई के। अगर हम बात करें सचिव कौन है, तो आपको याद रखना है सचिव जो हैं ये जय शाह जो हैं ये सचिव के रूप में है। और अगर पुरुष वर्ग के बारे में बात करें, पुरुष वर्ग के कोच कौन है, तो आपको याद रखना है राहुल द्रविड़ जो हैं ये पुरुष वर्ग के कोच हैं। जबकि महिला वर्ग की बात की जाए कोच की, तो आपको याद रखना है रमेश पवार जो हैं ये महिला वर्ग के कोच हैं। यहां से एक जानकारी और भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में T20 एशिया कप का किताब किसने जीता है, तो आपको जरूर याद रखना है भारत की महिला टीम जो है इसने T20 एशिया कप महिला वर्ग का जीता है। और अगर यही T20 एशिया कप पुरुष वर्ग की बात की जाए, तो इसकी विजेता टीम के रूप में श्रीलंका, कौन रहा दोस्तों? श्रीलंका रहा है। अगर हम बात करें 13वां क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहां किया जाना है, जो कि 2023 में आयोजित होगा, तो इसका भी आयोजन भारत में किया जाना है, आपको जरूर याद रखना है। हाल ही में आईसीसी के
के द्वारा क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है? तो आपको याद रखना है शाहीन अफरीदी जो हैं ये क्रिकेटर ऑफ द ईयर हैं, टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में जो रूट हैं। साथ ही साथ अगर महिला के बारे में बात करें तो स्मृति मंधाना जो हैं ये टेस्ट क्रिकेटर महिला क्रिकेटर के रूप में चुनी गई हैं। और पहली बार कॉमनवेल्थ गेम में भाग लेने के लिए महिला क्रिकेट टीम गई थी, तो यहां पर कौन सा पदक जीती है? तो सिल्वर पदक जीता है महिला क्रिकेट टीम ने। और गोल्ड किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा गोल्ड पदक जीता गया है। ये खेल परिदृश्य से अत्यंत महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो कि आपकी परीक्षाओं में आपके लिए मददगार साबित होंगे। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी उड़ान बाकी है, जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। अभी तो शुरुआत है, आपको आगे जाना है, इसीलिए निरंतर प्रयास करते रहिए। यकीन मानिए आप सफलता के बहुत करीब हैं। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लें। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? देखिए यहां एक्वा दिया शब्द दिया गया है, तो इससे समझने की कोशिश करेंगे। पहला दिया गया केरल, दूसरा दिया गया सिक्किम, तीसरा दिया गया असम, चौथा दिया गया अरुणाचल प्रदेश। यहां जो सही हमारा विकल्प है ये अरुणाचल प्रदेश में भारत का पहला एक्वा पार्क। अब यहाँ एक्वा का क्या आशय है? तो एक्वा यहाँ जो संबंधित है ये मछली म्यूजियम से संबंधित है, आपको याद रखना है भारत का पहला मछली म्यूजियम या पहला भारत का एक्वा पार्क कहां स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। आपको अगर याद कर पा रहे हो तो पूछा जाता है नीली क्रांति किस क्षेत्र से जानी जाती है? तो मछली उत्पादन को क्या कहा जाता है? तो नीली क्रांति के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें यहीं पीसी कल्चर किसके अध्ययन को कहा जाता है? तो मछली के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो यह पीसी कल्चर के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश से तो आपको जरूर याद रखना है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर जो है दोस्तों यहां की राजधानी है। प्रेमा खांडू जो हैं यहां के मुख्यमंत्री हैं। एक प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है कि भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो यह किबिथु है जो कि किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। अगर बात करें सूर्योदय की भूमि के नाम से किसे जाना जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश को सूर्योदय की भूमि के नाम से जाना जाता है। यहीं से आपको ध्यान रखना अरुणाचल प्रदेश से ही पूछा जाता है नाम दफा नेशनल पार्क और पक्के टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य से संबंधित हैं? तो आपको याद रखना है ये दोनों अरुणाचल प्रदेश से संबंधित हैं। पूछा जाता है बोमडीला दर्रा का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध भी अरुणाचल प्रदेश से है। अब यहां एक्वा पार्क से आपको जरूर याद रखना है कि भारत का पहला एक्वा पार्क कहां स्थापित किया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में, जो कि मछली म्यूजियम होगा और मछली के उत्पादन को नीली क्रांति के नाम से जाना जाता है। आपको याद रखना है कि पूर्वोत्तर राज्यों में एकमात्र राज्य असम है जो कि सभी राज्यों से सीमा साझा करता है। सभी राज्यों से सीमा साझा करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? तो ये असम है। अगर बात करें सिक्किम की तो आपको याद रखना है रणजी ट्रॉफी की मेजबानी करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य, या पूर्वोत्तर में जो सिक्किम राज्य है वह रणजी ट्रॉफी की मेजबानी करने वाला पहली बार मेजबानी करने वाला राज्य बना है। अगर केरल की बात करें तो भारत का पहला जेंडर पार्क कहां स्थापित किया गया है? तो केरल राज्य में स्थापित किया गया है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें, प्रतिवर्ष भारतीय भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए पहला दिया गया 26 दिसंबर, दूसरा 11 दिसंबर, तीसरा 16 जनवरी, चौथा 5 अक्टूबर। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जरूर ध्यान देंगे। यहां देखिए दिया गया है भारतीय भाषा दिवस, तो ये विकल्प हमारा जो सही होगा प्रतिवर्ष 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। और ये पहली बार
बार मनाया जाना घोषणा किया गया है, इसी नाते यह अत्यंत महत्वपूर्ण है और यहां से प्रश्न बनने की संभावना भी प्रबल है। अगर हम बात करें किसकी स्मृति में मनाया जाएगा तो तमिल कवि हैं जिनका नाम है सुब्रमण्यम है और इन्हीं की स्मृति में या इन्हीं की जयंती होती है। इन्हीं की जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय भाषा दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है और कब मनाया जाएगा 11 दिसंबर को मनाए जाने की घोषणा की गई है। अब अगर हम बात करें भाषाओं की तो आपसे दो प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला पूछा जाता है कि भाषाओं का वर्णन किस भाग में वर्णित है, तो भाषाओं का जो उल्लेख है भाग 17 में वर्णित है और कितनी भाषाएं हैं तो 22 भाषाओं का उल्लेख है। अगर बात करें यही अनुसूची की तो आपसे यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस अनुसूची में भाषाओं का वर्णन है, तो अनुसूची 8 में भाषाओं का वर्णन है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए मूल अनुसूची में कितनी भाषाएं वर्णित थी तो आपको इसको ध्यान रखना है 14 भाषाएं वर्णित थी और वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं 24 भाषाएं वर्णित हैं। अब यह पहली बार निर्धारित किया गया है यह दिवस भारतीय भाषा दिवस, तो इसी क्रम में आपको याद रखना है पहली बार 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है और ये तमाम सारी परीक्षाओं में पूछा गया है कि वीर बाल दिवस कब मनाए जाने की घोषणा की गई है तो 26 दिसंबर को। अगर हम यही बात कर लें आपसे 16 जनवरी के बारे में तो पहली बार स्टार्ट अप दिवस कब मनाए जाने की घोषणा की गई है तो 16 जनवरी की। आपको भूलना नहीं है 23 जनवरी को कौन से दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है और इनसे संबंधित एक अभियान चलाया गया है मैं भी सुभाष। तो आपको याद रखना है पराक्रम दिवस कब मनाए जाने की घोषणा की गई है तो आपको याद रखना है 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है और यह किससे संबंधित है तो आपको याद रखना है यह संबंधित है सुभाष चंद्र बोस जी से। साथ ही साथ आपको याद रखना है 16 मार्च के बारे में तो टीकाकरण दिवस के रूप में कब मनाए जाने की घोषणा की गई है 16 मार्च को विश्व टीकाकरण दिवस रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। 21 मई को याद रखना है 21 मई को विश्व चाय दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी और आपको याद रखना है 7 अगस्त को कौन सा दिवस भाला फेंक दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी और 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी। ये कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं और पहली बार मनाए जाने की घोषणा की गई है, इसी कारण ये चर्चा में रहे हैं और यहां से प्रश्न बनने की प्रायिकता भी अधिक है। आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़े और अगला देख लें। हाल ही में चर्चा में रहा भारत का 53वां टाइगर रिजर्व किसे अधिसूचित किया गया, इसको अंडरलाइन कर लीजिए और यह कहीं ना कहीं परीक्षा में आने वाला प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न है, आप इसको जरूर याद रखें। पहला है रामगढ़ बिस्दारी टाइगर रिजर्व, दूसरा रानीपुर टाइगर रिजर्व, तीसरा दिया गया दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, चौथा दिया गया जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा यह विकल्प नंबर बी सही होगा। रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है यह भारत का 53वां टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है। अब इससे पहले आपको ध्यान रखना है 52वां किसे अधिसूचित किया गया है तो राजस्थान के रामगढ़ बिस्दारी को किया गया है जो कि बूंदी जिले में स्थित है। अब यहां से आप एक बात को जरूर ध्यान कर पा रहे होंगे क्योंकि हमारे द्वारा या चैनल के माध्यम से कई बार आपसे ये बातें शेयर की गई हैं कि भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा होगा तो गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व जो है जो कि छत्तीसगढ़ से संबंधित है, इसे किए जाने की घोषणा की गई थी। लेकिन हाल ही में इससे पहले रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है जो कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से संबंधित है, इसे अधिसूचित कर दिया गया। तो आपको इसको जरूर सही कर लेना है, करेक्शन कर लेना है, अपने जो नोट डाउन आपने किया है उसको सही कर लेना है कि 53वां टाइगर रिजर्व कौन घोषित किया गया है तो रानीपुर टाइगर रिजर्व है जो कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से संबंधित है। अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश में ये कौन सा है तो ये चौथा है। अब चौथा कौन कौन सा है तो आपको पहला याद रखना है पीलीभीत।
पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। साथ ही साथ दूसरा जो है दुधवा नेशनल पार्क है, दूसरा दुधवा नेशनल पार्क है। तीसरा आपको याद रखना है यहीं पे अमानगढ़, अमानगढ़ है जो कि कहां स्थित है, ये बिजनौर में स्थित है, बिजनौर में स्थित है। और अगर हम बात करें चौथा कौन होगा तो रानीपुर टाइगर रिजर्व होगा। अब ये चर्चा में क्यों है, तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, जो कि मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक सीमा साझा करता है, इसी के बीच में केन बेतवा लिंक परियोजना चलाई जा रही है। और इसी के रास्ते में कौन है, पन्ना टाइगर रिजर्व है, पन्ना टाइगर रिजर्व है। और पन्ना टाइगर रिजर्व यह जो है, यहां पर अत्यधिक बाढ़ या पानी हो जाने के कारण यहां से टाइगर को विस्थापित कहां किया जाएगा, तो विस्थापित ये बुंदेलखंड के रानीपुर टाइगर रिजर्व में किया जाना है। इसी कारण यह चर्चा में रहा है। और जो गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है उससे पहले 53वां टाइगर रिजर्व के रूप में इसे घोषित किया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश का चौथा है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश से संबंधित, तो आपको जरूर याद रखना है कि हाल ही में भारत का 33वां हाथी रिजर्व भी बनाए जाने की घोषणा की गई है। तो यह कहां बनाया जाएगा, तो यह खीरी लखीमपुर में जो दुधवा नेशनल पार्क है, पीलीभीत है, साथ ही साथ आपको याद रखना है कतरनिया घाट है, इनके कुछ भागों को काटकर तराई हाथी रिजर्व, नाम याद रखेंगे, तराई हाथी रिजर्व बनाए जाने की घोषणा की गई है, जो कि उत्तर प्रदेश का दूसरा होगा और भारत का 33वां होगा। उत्तर प्रदेश का पहला हाथी रिजर्व कौन सा है, तो शिवालिक है, जो कि सहारनपुर और बिजनौर के मध्य में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। अगर इसी क्रम में हम देख ले तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न आर्द्र भूमियों से पूछा जाता है कि भारत में वर्तमान में आर्द्र भूमियों की संख्या कितनी है। तो हाल ही में हम लोगों ने आजादी के 75वीं वर्षगांठ मनाया है, तो इसी से आप रिलेट कर लीजिए कि उत्तर प्रदेश में 75 आर्द्र भूमि है और सर्वाधिक जो 14 आर्द्र भूमियां हैं ये किस राज्य से संबंधित है, तो ये तमिलनाडु से संबंधित है। और 10 आर्द्र भूमियां जो हैं ये उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित हैं। अगर हम बात करें यही नाइट सफारी बनाए जाने की घोषणा कहां की गई है, तो उत्तर प्रदेश में स्थापित, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बनाए जाने की घोषणा की गई है। अब यही आपको टाइगर जो बाघ गणना है इसको भी नहीं भूलना है, जो कि 2018 में प्रेषित किया गया था। टोटल भारत में बाघों की संख्या कितनी है, 2967 है। और अगर विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखें तो विश्व के आधार पर बाघों की संख्या भारत में टोटल 70% बाघ जो हैं ये भारत में है। अगर बात करें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो 33% की वृद्धि हुई है। सर्वाधिक बाघ कहां है, तो मध्य प्रदेश में है, कितने, 526 हैं। इसी कारण मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। एक प्रश्न और ध्यान रखें, T+2 पुरस्कार किस टाइगर रिजर्व को दिया गया है, तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, जो कि तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। और इससे पहले किसे दिया गया था, तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व को दिया गया था। यकीन मानिए ये सारे प्रश्न आपकी सफलता के लिए मददगार साबित होने वाले हैं। आप इनको नोट डाउन करें, इनको रिकॉल रखें, इनको याद रखें, जब भी आपकी परीक्षा होगी ये आपके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। आइए इसी क्रम में इस सेशन के लास्ट प्रश्न को देखें। हाल ही में भारत के स्टीलमैन कहे जाने वाले जमशेद जी ईरानी जी का निधन हो गया। इनको किस वर्ष पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था? विकल्प हमारे दिए गए हैं 2022, 2021, 2007, 2001। यहां जो सही विकल्प होगा हमारा विकल्प नंबर सी सही होगा। 2007 में भारत के स्टीलमैन कहे जाने वाले जमशेद जी ईरानी जी को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। अगर हम बात करें यहां जमशेद जी से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में, तो आपको याद रखना है टेस्को जो टाटा की कंपनी है, यह किसके द्वारा स्थापित की गई थी, कब स्थापित की गई थी? 1907 ईस्वी में यह स्थापित किया गया था सोवियत संघ के सहयोग से, जो कि वर्तमान स्थिति में आपको रूस के नाम से आप जानते हैं 1991 के विघटन के बाद से। अगर हम बात करें यहां, तो आपको याद रखना है कि जो टाटा का टेस्को संयंत्र है यह किस नदी के तट पर स्थित है? यह जमशेदपुर में है और स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। साथ ही साथ अगर हम बात करें, यहां बात हो रही थी कि ये
पद्म भूषण की, तो आपको कभी कभी पुरस्कारों का क्रम पूछ लिया जाता है कि भारत का सबसे बड़ा या सर्वोच्च सम्मान क्या है, तो क्रम याद रखें, भारत रत्न जो है यह भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है और दूसरे स्थान पे पद्म विभूषण आता है, तीसरे स्थान पे पद्म भूषण आता है और चौथे स्थान पे आपको ध्यान रखना है पद्मश्री आता है। ये 4 क्रम हैं। आपको भारत का पहला या सर्वोच्च सम्मान क्या है, भारत रत्न है, दूसरा पद्म विभूषण है, तीसरा पद्म भूषण है, चौथा आपका पद्मश्री है। और ये सारे पुरस्कार कब से प्रारंभ किए गए दिया जाना, तो 1954 ईस्वी से प्रारंभ किया गया। अगर हम बात कर ले यहां हाल ही के दिनों में इनको रिलेट करें तो 2022 में पद्म पुरस्कारों में कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया, 128 व्यक्तियों को। पद्म विभूषण सम्मान से कितने व्यक्तियों को, 4 व्यक्तियों को, जिसमें कौन कौन शामिल हैं, जनरल बिपिन रावत शामिल हैं जो कि उत्तराखंड से हैं, और अगर हम बात करें कल्याण सिंह जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, और आपको याद रखना है अशोक राधे श्याम खेमका हैं, ये भी आपको संबंधित हैं पद्म विभूषण सम्मान से, और प्रभा आंत्रे जो कि महाराष्ट्र से संबंधित हैं, ये भी पद्म विभूषण से सम्मानित की गई हैं 2022 में। अगर बात करें पद्म भूषण सम्मान की तो 2022 में ही 17 लोगों को दिया गया है, जिसमें सुंदर पिचोई और सत्या नडेला जो हैं ये दोनों लोग शामिल हैं। और अगर बात करें पद्मश्री की तो पद्मश्री 107 लोगों को दिया गया है, टोटल 128 लोगों को दिया गया है। अगर हाल ही में चर्चा में रहा है नेताजी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है, तो शिंजो आबे जी की हाल ही में गोलियों के द्वारा भूनकर हत्या कर दी गई थी, तो इनकी धर्मपत्नी है, इनको दिया गया है 2022 का नेताजी पुरस्कार। और 2021 का पद्म विभूषण सम्मान जो कि एकमात्र विदेशी 2021 में पद्म विभूषण सम्मान पाने वाले कौन थे, तो शिंजो आबे जी थे। ये सारे महत्वपूर्ण जानकारियां हैं टाटा जी से संबंधित और पद्म सम्मानों से संबंधित और पुरस्कारों से संबंधित। यकीन मानिए ये सारे प्रश्न आपके लिए जरूर लाभकारी सिद्ध होंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। आप अपना और अपने परिवार का खूब ढेर सारा ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।